अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसानुल हक एडवोकेट एज यूजुअल विद यू। और आज हम लोग प्रोग्राम जो पेश करेंगे वो उसका टॉपिक हम मॉर्गेज होगा। और दूसरा मुझे आप लोगों से ये बोलना है कि देखें, आप अपने कमेंट्स लिखते हैं, अपने क्वेश्चंस लिखते हैं, बिल्कुल लिखें, सारी चीज़ें लिखें, लेकिन सबसे पहले जो भी साहब लिख रहे हैं या साहिबा लिख रही हैं वो कम से कम अपना तारुफ़ तो कराएं कि मेरा नाम ये है और मैं जो हूँ फ़लानी जगह से बोल रही हूँ और हमारी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो है, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल वगैरह क्या है वो थोड़ी सी बतानी चाहिए ना, कि ये डिटेल है, ये इलाका है जहाँ से मैं बोल रही हूँ और यहाँ का मामला है। तो हमें भी आसानी हो जाएगी, पता ही नहीं होता कौन कहाँ से बोल रहा है, कौन क्या मामला चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। तो ये आपसे एक गुजारिश है। तो क्या आप लोग, और जिन लोगों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ से जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत इस्तिफ़ादा हासिल होगा। और यहाँ पर जो है कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपने तजर्बे की बुनियाद पे हम आपको जो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा बेहतरीन तजर्बा है ज़िंदगी का, जो हमने बहुत मुश्किल से कमाया है, वो सारी कमाई हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों के काम आ सके, कार खैर के काम आ सके, आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रख सकें। अगर कोई आदमी परेशान है, उलझा हुआ है, मसाइल हैं उसके साथ, तो वह उसके मसाइल हल हो जाएं और वो हमारे लिए दुआ करे, अपने मसाइल को दूर करे और खुश रहे। बस यही इस प्रोग्राम का मकसद है। अब थोड़ा सा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्गेज और प्रॉपर्टी। मॉर्गेज और प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे ली जाती है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। जैसे महंगाई का दौर है और इसमें जो है ना हर आदमी जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकता, तो बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी मिल जाए जिसमें उनको कैश कम देना पड़े और वो जो है ना ग्रेजुअली जो है ना पेमेंट जो है, चाहे वो बैंक की हो चाहे वो हाउस बिल्डिंग की हो, वो हल्के हल्के उनको पे ऑफ करते रहें। इस सिलसिले में 2-4 सवाल हैं, हम आपको बताते हैं जो लोगों ने हमसे सवालात किए हैं। तो वो पहला सवाल जो हमारा है वो ये है कि क्या मॉर्गेज प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा से कहते हैं जी इसका ख़रीदना लीगल है या इल्लीगल ख़रीदारी है। ये 2 सवाल मिला के हमने एक कर दिया है कि क्या आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। पहला सवाल ये है। दूसरा कहते हैं जी इसका ख़रीदना लीगल है या इल्लीगल ख़रीदारी है। बहुत ज़बरदस्त सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग द क्वेश्चंस टू मी एंड इंशाल्लाह मैं भी आपको जवाब देता हूँ इसका। असल में होता यह है कि कोई भी आदमी जो अपना मकान, अपनी जायदाद कैश में ना ख़रीद सके तो वो इदारों का सहारा लेता है। लोन गिविंग एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, इनके पास जाके वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है। अच्छा, फिर ये होता है कि कभी वो आदमी जिसके नाम से मॉर्गेज होती है वो 10 साल के लिए भी करता है, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए और मिनिमम 5 ईयर्स के लिए तो करता ही है। अब इस पीरियड में वो मुल्क में रह सकता है, नहीं रह सकता, उसके 10 काम हो सकते हैं। वो उस वक़्त क्या पोजीशन होगी जिस वक़्त के ये मामलात जो है ये इख्तिताम की तरफ जा रहे होंगे। तो एक जो है ना सेफ साइडेडली पावर ऑफ अटॉर्नी भी रजिस्टर करा ली जाती है विद द परमिशन ऑफ द मॉर्गेजी। जैसे बैंक है, जैसे HBFC है, जो भी है, उससे वो आपको एक इजाज़त देता है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी एक बना लें अगर आप बनाना चाहते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं या कोई मामलात हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में आप किसी भी शख्स को अपना अटॉर्नी बना के पेश कर सकते हैं जो उनकी पूरी पेमेंट वगैरह अदा करे। और दूसरा ये है कि अगर टाइम आए पेमेंट ख़त्म हो जाए तो वहाँ से कागज़ात का हुसूल भी कर सके। ये तो एक बात हो गई। अब इसका ख़रीदना लीगल है या इल्लीगल है। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद के ऊपर जो ऑलरेडी पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है उसमें 3 किस्म की जगहें होती हैं। अमूमन जगहें 3 किस्म की होती हैं। एक तो ये होता है कि भाई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में एक क्लास लगी होती है कि भाई ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कैन अपॉइंट सब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी वाला भी बिज़ी हो गया तो वो किसी और को भी अपनी जगह मुंतखब कर सकता है। तो ये सब पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाती है और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाती है। 2 अटॉर्नी होती है। इस दरमियान में अगर आप बेचना चाहें, देखिए ख़रीदारी तो बहुत ज़्यादा लीगल नहीं है, लेकिन जहाँ तक बैंक के मामलात हैं या हाउस बिल्डिंग के मामलात हैं, अगर वो सही चल रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको अपने पैसे से मतलब है, उनको पैसा मिलेगा, उनके मैटर्स ठीक चलेंगे, चाहे वो अटॉर्नी करे, सब अटॉर्नी करे, मालिक करे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहते ठीक है जी आप कीजिए। मगर ये कि बेचना उसका जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, उसके लिए परमिशन नहीं होती बेचने के लिए। लेकिन लोग जो है वो अपना अंडर टेबल जिसे कहते हैं बेच लेते हैं कि भाई ख़रीद लिया, बेच लिया, अब किसी को ज़रूरत है कहते चलो यार ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन ज़िम्मेदारी से काम करना भाई, क्योंकि मैंने तो पैसा ले लिया, प्रॉपर्टी ये तुम्हारी है, नहीं दोगे तो ये बिक जाएगी, नीलाम हो जाएगी, कुर्क हो जाएगी। तो इस हवाले से ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल उन्होंने ये किया है कि क्या ख़रीदार अपने डॉक्यूमेंट्स को बैंक या HBFC से वापस ले सकता है? ख़रीदार देखिए, प्रॉपर्टी हमेशा ओरिजिनल टाइटल जिसके नाम होता है उसके नाम से डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं और वही आदमी उनको रिडीम कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स वापस लेने को हम लीगल लैंग्वेज में रिडम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, रिडीम ऑफ डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, 2 लफ्ज़ हैं इसके लिए। तो वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपने ले सकता है। अब अगर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड है, रजिस्टर्ड है, तो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी जाकर भी वो डॉक्यूमेंट्स उसके बिहाफ पे ले सकती है और वो खुद भी चाहे तो ले सकता है। अगर वो ख़रीदार बीच में है और ख़रीदार ने सब पावर ले ली है तो ख़रीदार भी ले सकता है, वो ऐसा कोई मसला नहीं है, तमाम काम जायज़ हो जाएंगे। अब इसके आगे का एक सवाल उन्होंने और किया कि एग्रीमेंट किस किस्म का होना चाहिए। एग्रीमेंट किस किस्म का होना चाहिए? ख़रीदार के नाम होना चाहिए, यानी जो ख़रीद रहा है उसके नाम पे, और पावर ऑफ अटॉर्नी किसके नाम पे होनी चाहिए? क्या वो भी ख़रीदार के नाम पे होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेलिकेट है और उसको ज़रा समझने की कोशिश कर लें, और अगर समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। एग्रीमेंट तो हमेशा जनरल एग्रीमेंट होता है, मगर उस एग्रीमेंट के अंदर जो है जिस वक्त आप ये एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें क्लास डाल लेते हैं कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द परचेजर द वेंडर हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर सो एंड सो एज हिज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और सब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। उसका जिक्र जो है वो सेल एग्रीमेंट में भी आ जाता है, और उसका जिक्र जो है जब उसका जिक्र आ जाता है या उसका आदमी का नाम भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं कि मिस्टर सो एंड सो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और सब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी टू लुक आफ्टर द मैटर्स ऑफ बैंक, मॉर्गेजेस एंड रीपेमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बैंक और HBFC। तो वो एक क्लास उसमें डल जाती है। उसके आगे फिर ये लिखा होता है कि द अटॉर्नी इज़ एम्पावर्ड टू रिडीम द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर फुल फ्रेश पेमेंट टू द रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको जब वो पूरी पेमेंट दे देते हैं तो उसके बाद ये भी लिखा होता है कि अटॉर्नी जो है ये हमने एग्जीक्यूट की है, और एग्रीमेंट में उसका जिक्र होता है। अटॉर्नी रजिस्टर होती है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो सब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो, उसको बेहतर है कि रजिस्टर करा लिया जाए। दूसरी बात ये है अनरजिस्टर्ड अटॉर्नी की कोई वैल्यू नहीं होती है, ज़ीरो वैल्यू है, ज़ीरो बिल्कुल। तो लिहाजा अनरजिस्टर्ड अटॉर्नी का होना ऐसा ही है जैसे ना होना। तो ये तो आप पहले तो इस बात को रखें। दूसरा एक बात जो इसमें बड़ी टेक्निकल है वो ये है कि देखिए, पावर देने वाला अगर ज़िंदा है और पावर लेने वाला भी ज़िंदा है तो मामला चल रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अल्लाह को प्यारा हो गया तो फिर मामला थोड़े अटकते हैं। अब उसके लिए ये है कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो बैक टू इनहेरिटेंस ऑफ द मॉर्गेजर हो जाती है और बड़े मामले इसमें चलते हैं। तो आपको एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी है और उसने मकान भी ख़रीद लिया, एग्रीमेंट भी कर लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी भी ले ली, उसने अपने ही नाम एग्रीमेंट किया, अपने ही नाम पावर ऑफ अटॉर्नी ली और बैठ गया सुकून से मकान में। एक और आदमी है, उसने क्या किया भाई, एग्रीमेंट जो है वो अपने बेटे के नाम से कर लिया या भाई के नाम से कर लिया, माँ के बाप के किसी भी रिश्तेदार के नाम से एग्रीमेंट कर लिया। पावर ऑफ अटॉर्नी उसने ले ली जिसने उस प्रॉपर्टी की पेमेंट की है, राइट। अब होता क्या है, जिसने पेमेंट की है वो जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी में शामिल नहीं होता। खुदा न खास्ता अगर वो मर जाता है, वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, वो दुनिया से कूच कर जाता है, तो जो एग्रीमेंट है ना वो उसके ज़रिए आप जो है ना प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें अगर मर गया लेने वाला और उसने अटॉर्नी भी ली हुई है तो एग्रीमेंट के ऊपर इसका खासा अफेक्ट पड़ता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी को दो डिफरेंट नामों से बनाना चाहिए, क्योंकि कल को आप मोटेशन के लिए भी जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे,
कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी है, इसमें मैं एडिशनली ये बता रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं जो मॉर्गेज नहीं है, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी पे ले ली हैं और वो पावर ऑफ अटॉर्नी वाला मर गया है, उसका जो सेल एग्रीमेंट है वो भी उसी के नाम से है, तो अब क्या करेंगे भाई? तो इसलिए अगर वो दूसरे नाम से होता है और वो लोग ज़िंदा होते हैं तो कहते हैं यार अटॉर्नी मेरे वालिद साहब थे, मेरे भाई थे, मेरे बाप थे, मेरे दादा थे, वो चले गए तो दुनिया से, लेकिन हम तो हैं ना उसके लीगल हेयर्स और हमारे नाम पर ये एग्रीमेंट भी है, तो हमें इसमें आप रखें कहीं ना कहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों को अलग-अलग नाम पे अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा मतलब मामला हो जाएगा। तो जीपी और सेल एग्रीमेंट एक ही नाम पर दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाने अलग-अलग, ये सवाल था जिसका मैंने आपको जवाब दिया। आज हम जो प्रोग्राम है वो इसी जगह ख़त्म करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लंबा करने में आप लोगों को समझ में ज़रा देर से आएगा। अगर प्रोग्राम छोटा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का तमाम काम होता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है, लीज़ है, ट्रांसफ़र है, म्यूटेशन है, इनहेरिटेंस है, मॉर्गेजेस हैं, उसके रिडीम्पशन है, तमाम काम हम करते हैं आपके लिए। जो काम आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड है वो हम करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। मेरा नंबर आता है, थंबनेल पे भी नंबर होता है, वैसे भी बार बार ब्लिंक होता है, यूट्यूब का कांटेक्ट भी होता है, कमेंट्स का भी होता है, व्हाट्सएप का भी होता है। तो आप जिनको भी कोई कागज़ चाहिए हो, कोई मामला चाहिए हो, कोई पूछगछ करनी हो तो वो ज़रूर हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा मुस्तहिक लोगों के लिए भी हमने कुछ इंतज़ाम रखा हुआ है कि वो अपने मामलात हमसे हल करा सकते हैं, जो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि उनके मामलात उनके ज़रिए हल करवा लें और उनको कोई ख़र्चा ना करना पड़े। लेकिन अगर वो हमारी खिदमत लेंगे तो उसमें थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं मुस्तहिक लोगों के लिए। बाकी जो लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं उनके साथ मामले जो हैं वो उसी हिसाब से होते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।